यानी क्वेश्चन नंबर 2 का बी नहीं लगा, तब तो बहुत टफ है, इसका मतलब हमसे भी नहीं लगेगा। लग जाएगा, लग जाएगा। चलो बोल रही हो तो हम ट्राई कर ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो, एक सारणिक दी हुई है, उसको देखिए 1a स्क्वायर a क्यूब प्लस bcd, ध्यान से देखो सारा लिखना है। दूसरा है 1b स्क्वायर b क्यूब प्लस cda, यही है ना। हाँ, 1c स्क्वायर c क्यूब प्लस DAB, है ना। हाँ, और अगला है 1D स्क्वायर D क्यूब प्लस ABC। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने ध्यान नहीं दिया नहीं तो लग जाता। और इक्वल दिया हुआ है जी, इसको सॉल्व करना है। अच्छा देखो, इसको लिख क्या सकते हैं, पहले वो करो। इसको हम तोड़ करके दो सारणिक बना देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये तीनों कॉलम रहेंगे साथ में, एक के साथ ये आ जाएगा, एक के साथ प्लस वाला टर्म आ जाएगा। दो सारणिक बना लेते हैं। उसके बाद सारणिक सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे और फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, उसके बाद ला करके उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, चलो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 1 1 1। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और डी क्यूब। एक सारणी क्या बन गया, प्लस दूसरा सारणी सारे तत्व C1 C2 C3 वही रहेगा और प्लस वाला टर्म आएगा, यानी कि 1 1 1 1 ए स्क्वायर और ए क्यूब नहीं बी सी डी। अब ए क्यूब वाला टर्म कहाँ है, ए क्यूब तो एडजस्ट हो गया, बी सी डी। अगला बी स्क्वायर सी डी ए, सी स्क्वायर डी ए बी, डी स्क्वायर ए बी सी इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना है, यही 0 लाना है। एक काम करते हैं, इसको हम जहां है वहीं छोड़ देते हैं और हम सेकेंड टर्म को सॉल्व करते हैं, मतलब इस टर्म को। क्या हो सकता है, प्रयास करो इसको इसके जैसा लाने का, प्रयास करो कि ये कुछ ऐसा हो जाए कि इसके जैसा बन जाए। चलो कोशिश करते हैं। अब ये पूरा इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दो, सिर्फ इस टर्म को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं A1 1 1 ए स्क्वायर बी सी डी, फिर है बी स्क्वायर बी सी डी ए, सी स्क्वायर डी ए बी और डी स्क्वायर ए बी सी। अच्छा एक चीज सोच के बोलो, अगर हम इस समीकरण में इस रो में ए बी सी से गुणा, ए से गुणा कर दें, इस रो में बी से गुणा कर दें, इस रो में सी से गुणा कर दें, इस रो में डी से गुणा कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब जब ए बी सी डी से, इसका मतलब देखो इधर ए बी सी डी से गुणा, अब सिर्फ गुणा तो कर नहीं सकते, उसको बैलेंस करने के लिए भाग भी देना पड़ेगा। इसका मतलब जितने से गुणा किया उतने से भाग भी दे दिया। बोलो दे सकते हैं। अब देखो, अब ये जो गुणा वाला टर्म है इसको हम अंदर ले जाके अप्लाई करते हैं, सॉरी हाँ ठीक है। तो अब अंदर ले जाके अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई होगा, इसमें ए से गुणा होगा, इसमें बी से, इसमें सी से, इसमें डी से। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी डी, अरे भाई ए ही कमी है तो बी सी डी यानी ए बी सी डी। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी डी, अरे सी डी ए है, बी बचा है, बी लिख देते हैं। तीसरा टर्म सी स्क्वायर सी क्यूब और यहां भी ए बी सी डी आएगा। बोलो ये हो जाएगा डी क्यूब सॉरी डी स्क्वायर डी क्यूब ए बी सी डी। कोई दिक्कत, पहले से यहां से जो डिवाइड में है वो ए बी सी डी यहां है, समझ में आ गया होगा। तो यहां हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था इसलिए हम हटा दे रहे हैं इसको। अरे भाई कहाँ मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई तो यहाँ किया है ना, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी यहीं करेंगे, वहाँ क्यों करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अच्छा चेक करो, चौथे कॉलम से ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी कॉमन होके बाहर आएगा, ले सकते हैं। तो हमको मिल जाएगा
ए बी सी डी अपान ए बी सी डी। सही लिखा है। यहां देखो क्या बचेगा, यहां बचेगा ए स्क्वायर ए क्यूब 1, बी स्क्वायर बी क्यूब 1, सी स्क्वायर सी क्यूब 1, डी स्क्वायर डी क्यूब 1। सही लिखा है, सही लिखा है एकदम। अच्छा, इसमें और इसमें कुछ संबंध दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो सब एक जैसे तो लग रहे हैं सारे, बस अंतर सिर्फ इतना है कि कॉलम चेंज है सबका। देखो इधर, यहां ए 1 2 3 है, इसका मतलब इस 1 2 3 को यहां लाना है। कुछ करें ना कि ऐसा हो जाए कि ये 1 2 3 यहां चला आए। दूसरा देखो ए बी सी है, तो वो तो यहां भी ए बी सी नहीं। एक काम करते हैं, पहले यहां क्यूब वाला चाहिए है ना। अरे भाई लास्ट में क्यूब वाला है, इसी को लाना है हमको, एडजस्ट करना है। अभी दिखाता हूं मैं। तो क्या कर दूं, इधर देखो क्या कर दें कि पहले में ए 1 2 3 आ जाए और लास्ट में डी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब। देखो इधर R1 रिप्लेस्ड बाई R2, R1 रिप्लेस्ड बाई R2। इधर देखो, इसको यहां कर देते हैं। कर रहे हैं कॉलम का, लिख रहे हैं रो। कॉलम 1 रिप्लेस्ड बाई C2, मतलब इधर देखो इसको हम यहां ला रहे हैं, इसको यहां ले जा रहे हैं। एडजस्ट करना है, मतलब कि याद रखो कि पहले 1 2 3 लाना है। या नहीं समझ में आए तो भाई सीधा सीधा करना चाहो तो इसको यहां कर दो, लेकिन तब प्रॉब्लम होगा, यहां हमको क्यूब चाहिए और वहां आ जाएगा ए बी सी डी। तब फिर इसको ले जाना पड़ेगा यहां सेकंड वाले पर, यहां से उठा के वहां लाना पड़ेगा। भाई ले जाना पड़ेगा, 4 स्टेप में करोगे तो इससे थोड़ा सा दिमाग अगर लगा पाओ तो हम 2 स्टेप में खत्म करें इसको। बोलो, तो देखो क्या करने वाले हैं, समझने की कोशिश करो। इसको यहां ले लेते हैं और इसको यहां ले लेते हैं, या फिर इसको यहां ले लेते हैं और इसको यहां ले लेते हैं। तो जब इसको यहां ले लेंगे तो ये 1 2 3 यहां चला जाएगा, फिर आपस में ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा और आपस में ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो आ गया, देखो नहीं समझा ना। देखो इधर C1 रिप्लेस्ड बाई C2, मतलब ये यहां चलाएगा, ये यहां चला जाएगा। या फिर C3 कर दे कहो तो, देखो ये यहां आ जाएगा और ये वहां चला जाएगा। जैसा समझ में आए, अगर नहीं समझ में आए तो हम 10 स्टेप पे ही कर रहे हैं, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं क्या कर सकता हूं। चलो देखो C1 रिप्लेस्ड बाई किससे, C2 से। तो अगर 2 से कर देंगे तो देखो ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और आ जाएगा 1 नहीं ए बी सी डी। और इसके बगल में देखो, इसको देखो इसी समय ये भी लगा रहा है, ये इसके साथ ये इसके साथ रिप्लेस हो जाए, तो यानी C3 रिप्लेस्ड बाई C4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 1 1 1, और ये यहां चलाएगा तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब। कुछ काम हुआ, देखो इधर लास्ट वाला अपनी जगह पे पहुंच गया। ठीक, अब देखो इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को इससे पहले चाहिए और इस 1 को यहां जाना चाहिए। समझ गया, आ गया होगा भाई, ये यहां जाना है और यही यहां आना है, तो रिप्लेस कर देना C1 C3। दिखाई दे रहा है स्पष्ट कैमरे में। तो देखो उधर C1 रिप्लेस्ड बाई C3। अब हम क्या लिखने वाले हैं इसको, देखो 1 1 1 1, भाई ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा, तो ए बी सी डी वैसे है, और जब ये यहां जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये 1 2 ए क्यूब बी क्यूब यही है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा चेक करो, ये यही आ गया, ये यही वैल्यू आ गया। एक चीज, दूसरी चीज थोड़ा सा और समझो, एक बार रो और कॉलम अप्लाई किए, देखो 2 बार कॉलम अप्लाई किए, तो ये आ गया माइनस में, सॉरी ये एक बार रिप्लाई हुआ तो एक बार माइनस, रिप्लेस हुआ तो एक माइनस, ये एक बार रिप्लेस हुआ तो एक और माइनस, 2 माइनस। तो यानी कि जब माइनस माइनस गुणा हुआ होगा तो ये प्लस हो गया।
यहां देखो जब ये एक बार रिप्लेस हुआ तो ये फिर से माइनस देगा, यानी इसकी जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, ये आया है माइनस, माइनस में पूरा। इसकी वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दो, ये उठा के समीकरण मतलब इसके जगह पर ये रख दिया जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा देखो 1 1 1 1 ए बी सी डी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब। और ये प्लस है लेकिन जब ये माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर वही एक बार लिखा जाएगा 1 1 1 ए बी सी डी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब। एक प्लस में है एक माइनस में, कट गया, जीरो आ गया। LHS इक्वल टू RHS, यही तो प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो लिखो, नोट करो, वर्ग आव्यूह का सारणिक। अब आपका अगला पॉइंट है कि जो वर्ग आव्यूह होता है उसका सारणिक निकालना है। अच्छा नाम से देखो क्या लिखा है, आव्यूह, और कैसा आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह ना, वर्ग मतलब, अच्छा वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, इसका मतलब जिसमें कॉलम और रो दोनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, वही वर्ग आव्यूह होगा ना। तो उसका सारणिक निकालना, सारणिक निकालने का मतलब डेल्टा निकालना, क्या, डेल्टा, या फिर कोई सारणिक दिया है उसको, जैसे ए है मान लो, तो उसको डेट ए निकालना बोला जाता है, या इसको फुल फॉर्म पढ़ा जाता है डिटरमिनेंट ए, मतलब ए की वैल्यू, क्या, ए की वैल्यू। जैसे एक छोटा सा सारणिक पहले लेते हैं ए हमने ले लिया 2 3 1 -2, मान लो हमने एक छोटा सा सारणिक लिया, और मैं पूछूं इसका मान निकालिए, तो आप जानते हैं सीधा सीधा, हेलो 2 2 जा 4 -4 और -3 1 जा 3, तो क्या आ गया -7। अगर यही बड़ा मैट्रिक्स होता, मान लो कोई दूसरा है बी लिया हमने, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे, मैग्नीट्यूड मॉड से, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो कोई ले लेते हैं 1 2 1 0 3 1 0 2 1 या -1 अप टू कुछ भी ले लो, समझाया ना, कोई भी सारणी ले लो। छोटा इसलिए ले रहे हैं कि जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है ना कि बहुत पोची करनी है। अच्छा मैट्रिक्स लिखना है ना, तो डिटर्मिनेंट क्यों लिखे पड़े हैं, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों में, सारणिक में दोनों में अंतर बस इतना है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है और ये सीधी लाइन होती है, बस अंतर सिर्फ इतना है मैट्रिक्स में। तो इसको जब एक्सपेंशन करोगे तो 1 के रिस्पेक्ट में करो, चलो 1 के रिस्पेक्ट में, तो पहला रो पहला कॉलम छूटेगा, तो क्या बचा 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 + 2, समझ आया +2 कैसे भाई, फार्मूले का माइनस, और ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, माइनस जब जीरो लोगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, लेकिन चलो 2 + 1, अरे 2 सॉरी +2 और प्लस, जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बोलो कर दूं, तो -1 हो जाएगा, तो -1 जब लोगे तो ये रो कॉलम ये छूट जाएगा, तो ये बचेगा 2 1 जा 2 -3, 2 + 3, अच्छा नहीं माइनस है 2 - 3, तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा पूरा 0 और माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस 3 2 5 + 5, मतलब इसका क्या मान है, ये डेल्टा का मान है, क्या है ये डेल्टा, या फिर डेट बोल दो, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स बी बोल दो, जो बोलना चाहो, बहुत सारे नाम से इसको हम पढ़ते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब कोई आव्यूह दिया हो, कोई आव्यूह दिया हो और आपसे कहा जाए, मैं कह दूं आप आव्यूह ए का उप आव्यूह निकालिए, क्या, उप आव्यूह। अब उप आव्यूह कैसे निकलेगा, इस पर बात करो। हाँ उप आव्यूह, सब मैट्रिक्स की बात की जाए, जो दिया है उसी पर समझाएंगे, एग्जांपल वही है, सिर्फ समझो। उप आव्यूह, उप आव्यूह यानी सब मैट्रिक्स, सीधा सीधा एकदम सिंपल है, समझने की कोशिश करो बस। जिसके रिस्पेक्ट में खोल रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में, उस रो और कॉलम को छोड़ दो, जो बचे वो उप आव्यूह होगा। जैसे मान लो मैं कह देता 2 के रिस्पेक्ट में खोलो, तो 2 के रिस्पेक्ट में ये पूरा रो छूटता और ये पूरा कॉलम छूटता, तो बचा क्या 3,
सॉरी, अच्छा हाँ -2 है, ये क्या बचेगा -2। ये क्या है? उप आव्यूह किसका? ए का। आव्यूह ए का उप आव्यूह ये है। मैं कह देता इस 3 के रिस्पेक्ट में निकालो। पहला ये आया -2, रुक जाओ, ये -2 आया। अब 3 के रिस्पेक्ट करोगे तो ये गायब, तो बचा क्या? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो छोटा था इसलिए ऐसा आ रहा है। चलो 1 के रिस्पेक्ट में निकालो तो ये रो छूट जाएगा और ये कॉलम यानी 3। इसके रिस्पेक्ट में तो ये रो और ये कॉलम यानी, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब है क्या? उप आव्यूह। और जब उप आव्यूह है तो इसमें किसमें लिखेंगे? हाँ, क्योंकि आव्यूह तो ब्रैकेट में लिखा जाता है। चलो आओ फिर से देखो, मैं कह दूं आव्यूह बी का उप आव्यूह लिखिए। क्या बोला? बी का उप आव्यूह लिखिए। कैसे लिखोगे आप? बोलो। आव्यूह बी को पहले मैं यहां लिख देता हूं, तब लिखता हूं 1 0 -1 2 3 2 1 -1 1। यही आव्यूह है। इसका उप आव्यूह लिखना है। किसका? A11 का उप आव्यूह लिखना है। अच्छा, इसको A11 बोलते हैं ना, पहला रो पहला कॉलम का पहला अवयव। तो अवयव A11 का उप आव्यूह जैसे यहां पे लिखता मैं तो इसे A11 A12 और इसको 21 है, दूसरा रो पहला कॉलम, तो A21 A22। समझ में आया ना? मैं कह दिया O11 का A11। अब A11 यही है, तो जब ये लोगे तो पहला रो और पहला कॉलम छूटेगा। क्या बचा? A11 का उप आव्यूह बनेगा 3 2 -1 1 3 2 -1 1 हो गया। अगर मैं पूछूं 0 का तो A11 क्या था? 1 का। अब मैं पूछूं 0 का उप आव्यूह लिखो तो देखो इधर, तो ये रो छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा। 2 2 1 1 2 2 1 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत टफ तो नहीं है, एकदम आसान है। तीसरा देखो, मैं पूछ लिया -1 के, तो -1 के सापेक्ष खोलो तो क्या बचा? ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। 2 3 1 -1 2 3 1 -1। अच्छा, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि A11 का बताओ, A12 का, वैसे पूछेगा A33 का। अब A33 कौन सा अवयव है? चेक करो, तीसरा रो तीसरा कॉलम का। तो तीसरा रो ये है, अरे पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तीसरा रो का पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, मतलब 1 के सापेक्ष निकालना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऐसे उल्टा सीधा बीच बीच में पूछेगा, पूरा नहीं कहेगा सीधा लिख डालो, नहीं। क्या कहा? A33 का क्या निकालिए? उप आव्यूह। तो 3 1 2 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम ये है 1, यानी कि इसके सापेक्ष बचेगा -1 0 2 -2 3 -1 0 -2 3। समझ में आया कि नहीं? मैं पूछ देता A21 का निकालो, तब आप क्या कहते हैं? चलो बोलो 21 बोलो, 21 का आव्यूह तुम बोलो इसमें से चेक करके। चेक करके बोलो, क्यों ऐसे बोलते हो? देखो क्या लिखा है। इस -1 -1 1 सही है, गुड। रीजन ये है, इस 2 की बात की जा रही है। दूसरा रो पहला कॉलम, समझो, दूसरा रो पहला कॉलम, तो पहला रो दूसरा रो ये है और पहला कॉलम तो ये यानी इसकी बात की जा रही है। तो क्या बचा? गधा। गलत बोल दिया, अभी मैंने देखा। ये 0 होगा और ये होगा -1। अभी मैंने ध्यान दिया कि गलत बोल दिया। चलो, अगर मैं पूछता हूं A32 का मान निकालो, A3 के सापेक्ष क्या निकालो? उप आव्यूह निकालो। चलो बोलो 32, तुम बोलो कौन सा होगा ये? पहले 32 अवयव बोलो कौन सा है इसमें? ये तीसरा रो यानी ये, हाँ
कॉलम, यानी -1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। यानी ये पूरा छूटेगा, ये पूरा छूटेगा, तो बचा क्या? -1 -1 -2 2, -1 -2 2। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्योंकि अच्छा, जब ये आ जाए तो जब इसको कहते क्या है? माइनर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनर। क्या बोलते हैं? MINOR, माइनर। ठीक, बोलो समझ में आया है तो आगे बढ़ो। बोलो। क्योंकि ये आव्यूह था तो ये क्या था? सब मैट्रिक्स था। लेकिन अगर यही सारणिक की बात की जाती, सारणिक में भी एक्सपेंशन ऐसे होता है, तो वो क्या हो जाता? माइनर। यानी कि ये माइनर हो गया। अब समझ में आ गया? ये माइनर हो गया किसके लिए? जब हम सारणिक, अच्छा आव्यूह और सारणिक एक ही जैसा तो खुलता है। सिट डाउन। बोलो, एक ही जैसा तो एक्सपेंशन होता है। इसका मतलब आसान है, अगर सारणिक समझ में आया तो आव्यूह समझ में आ गया। समझाता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, उसको सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। ये बार बार जाने रहिए, मेरे पढ़ाने से आपको समझ में नहीं आएगा, करना आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूं। आपको यहां से फैजाबाद जाना है तो मैं डायरेक्शन दे दिया, ना कि मैं जाऊंगा छोड़ने। एक काम करो, रुको, चलो तुमको छोड़ आते हैं। ऐसा होता क्या? नहीं ना। चलो, एक सारणिक हमने दिया ए एक सारणिक है 7 3 5 9 4 0 8 6 1 2 11 17 16 26 36 57। और इस सारणिक में हमने कहा क्या करना है? उप आव्यूह लिखना है। किसका? अच्छा एक चीज बताओ, उप आव्यूह किसका लिखा जा सकता है? सिर्फ वर्ग आव्यूह का। किसका? वर्ग। यानी डिटर्मिनेंट भी किसका लिखा जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ वर्ग सारणिक का, वर्ग सारणिक का। चलो बोलो, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? 11 का क्या निकालो? माइनर निकालो। मतलब उप सारणिक निकालो भाई। किसका? 11 का। चलो बोलो, खड़े हो जाओ, बोलो उर्मिला, हम लिख रहे हैं। हाँ, हाँ बोलो। 7, हाँ 8। गंदी लड़की, अब मारूंगा अभी तुमको। इधर देखो, समझने की कोशिश करो। 11 एक ही जगह तो है, यहाँ इसी का निकालना है। इसका मतलब ये पूरा रो छूटेगा, ये पूरा कॉलम छूटेगा। जो काट दिया हमने वो काट दिया, बाकी सब बचा हुआ है। मतलब जो काट दिया इसका मतलब उसको डिलीट कर दो। डिलीट कर दो मतलब हटा दो, बाकी जो बचे हैं लिख डालो सबको। तो 7 5 8 7 9 0 6 9 0 6। फिर देखो 16 34 57। नहीं लिख पाओगी अब? मैंने कहा 26 नहीं 34 का लिखो। चलो मोंटी, मोंटी नहीं मोंटी, सिर्फ 34 का लिखना है। बोलो, हम लिख रहे हैं 7 5 7 3 8 9 4 हाँ 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 17 11 1 16 26 हैं हैं। बेवकूफ ये रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये 34 इसी में आ रहा तो वो छूट चुका है। चल गुड, सिट डाउन।
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार और मैंने कहा, चलो तुम्ही से फिर से पूछ रहा हूं, आया ना? चलो इस सारणिक, मान लो ये सारणिक है, उपसारणिक मत मानो इसको, नहीं नहीं तुमको भी क्वेश्चन, मैंने कहा 5 का उपसारणिक लिखो इसमें, इस सारणिक का 5 का उपसारणिक। हाँ, 9 4 6 17 11 1 हो गया? सिक्सटीन 26 57 गुड, सही है, सही है। समझ में आया? मतलब ये दिमाग में रखो कि जो भी पूछा गया ना तो उस रो को लेना है ना उस कॉलम को लेना है, जहां भी वो तत्व है, वो एलिमेंट जहां भी है, ना तो उस रो को बात करनी है हमको और ना ही उसके कॉलम की बात करनी है। जैसे मैंने कह दिया, मैं कह सकता हूं 6 की बात करो, तुरंत समझ लो कि ये पूरा रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट, जो बचे वो लिखे जाएंगे। अब समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? मैंने कहा 16 की बात करो, 16 गायब हो गया, ये पूरा रो गायब, ये पूरा कॉलम गायब, जो बचा वो लिखा जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि इसी में फंसे हो तो आगे एक फार्मूला बहुत जबरदस्त पढ़ाने वाला हूं मैं। चलो यानी कि मैंने पढ़ाया क्या क्या, डेल्टा का मान, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करोगे वो बता दिया हमने बताया मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कैसे फाइंड करोगे वो भी हमने बता दिया। तीसरी बात हमने ये भी बता दिया कि सारणिक है तो सारणिक का माइनर कैसे निकालोगे। माइनर याद इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि माइनर को लिखो क्योंकि अभी कभी कभी हम लिखेंगे, यम की जरूरत पड़ेगा हमको, यम 11 या यम 12 या 13 जो भी जरूरत पड़ेगा उसको लिखेंगे, तो इसलिए आपको ये यम मतलब माइनर याद होना चाहिए, इसलिए माइनर याद होना चाहिए, ठीक है ना? चलो आओ, तो माइनर किसको कहते हैं? उपसारणिक को, और सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? उप आव्यूह को, ठीक। और डेट ए किसे कहते हैं? डेल्टा को। डेल्टा माने मैग्नीट्यूड, दिए गए आव्यूह का या सारणिक का मैग्नीट्यूड, दिए गए आव्यूह का या सारणिक का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है ना? फिर आगे बढ़ो थोड़ा सा, अब हम पूछेंगे सहगुणनखंड निकालो। क्या? किसी भी मैट्रिक्स का सहगुणनखंड निकालो। उसके लिए एक सूत्र बताएंगे, वही याद कर लो, उसके बाद छोड़ देते हैं, और पहला क्वेश्चन लगाने के लिए भी कह देते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे यही होगा, उम्मीद है। तो हमने क्या कहा? सहगुणनखंड, या किसी किताब में अगर सहगुणनखंड लिखा रहेगा तब भी मानिएगा उसी की बात की जा रही है, या सहखंड की बात करेगा तब भी मान लेना कि ये उसी की बात की जा रही है, या इंग्लिश में इसको कोफैक्टर तो कहते ही हैं, ठीक। सहगुणनखंड, सहखंड या कोफैक्टर इंग्लिश में, ठीक। ये बात अब देखो, इसका एक फार्मूला होता है किसी का, अब कोई अवयव कहा जाएगा, जैसे मैं कह दूं A13 का सहखंड निकालो, क्या? A13 का, या मैं बोल दूं AIJ, आई मतलब 1 2 3 4 5 वो जो दिया हो, और जे मतलब वो भी 1 2 3 4 5, क्या? और सिर्फ किसकी बात की जाएगी यहां? वर्ग आव्यूह की। बार बार बोल रहा हूं, मतलब ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए। किसके लिए? सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए। तो ध्यान देने वाली बात यहां है, ठीक है ना? तो एक फार्मूला हमको याद करना चाहिए कि मैंने पूछा A11 या AIJ का सहखंड पूछूं तो आप कहेंगे तुरंत, आप कहेंगे इधर देखो फार्मूला सुनो, -1 के पावर I प्लस जे और रिस्पेक्टिव माइनर आई जे। फिर से एक बार, AIJ का सहखंड का मतलब या सहगुणनखंड का मतलब फार्मूला -1 के पावर I प्लस जे और MIJ। यम मतलब माइनर, माइनर मतलब डिटर्मिनेंट का उपसारणिक, मतलब डिटर्मिनेंट का, हाँ, मतलब सारणिक का उपसारणिक लिखना है। समझ में आ गया होगा? पूरी बात क्लियर? पक्का? आगे बढ़ूं? यानी कि मैं पूछने वाला हूं, मैंने एक तत्व लिखा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी सारणी की एक लिखा हमने। और हमने क्या कहा कि 7 का, ध्यान से देखना, 7 का सहखंड निकालो। हाँ बोलो, चलो बोलो 7 का सहखंड बोलो। हाँ है? उपसारणिक मैंने नहीं पूछा है, टू बी मैंने सहखंड पूछा है। अच्छा समझा दूं एक पहले मैं, तब बैठ जाओ पहले। 7 देखिए कहां है, 1 2 3 तीसरे रो में है, यानी A3 है। और कॉलम कौन सा है, पहला। ये इस तत्व का क्या नाम है, A31 नाम है। यानी हमको 7 इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, क्या निकालना है, A31 का सहखंड। बोलो A31 का। अब इधर देखो -1 के पावर, क्या -1 के पावर आई जे, आई का मान है 3 और जे का मान है 1, 3 + 1। और क्या यम आई जे, और यम आई जे का मतलब M31, बोलो तो M31। अब M31 भी नहीं निकाला हमने, चलो निकाल लेते हैं। ये क्या है, उपसारणिक है। तो इसका उपसारणिक बनेगा क्या, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 2 3 5 6। अब इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं, इधर देखो, -1 के पावर 3 1 4, और ये हो जाएगा क्या, 2 3 5 6। बोलो अब हल कर दो, बस हो गया आंसर। अच्छा -1 के पावर इवन नंबर हो अगर, तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अरे भाई -1 × -1 × -1 × -1, 4 बार करोगे प्लस आ जाएगा। इवन जब पावर होता है, जब सम होता है, सम संख्या जब घात में होती है तो प्लस हो जाता है, और जब विषम रहती है तो माइनस आ जाता है। तो आओ देखें, अब इसको सॉल्व करो, तो ये तो हो जाएगा 1, और इसका मान हो जाएगा 2 6 जा 12, 5 3 जा 15। तो ये आ जाएगा 15 में से 12 घटाओगे तो -3 × 1 मतलब -3। बोलो आंसर आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर।